हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। और मैं मिराज अख्तर। पिछले कल हम आप लोग को पढ़ाए थे आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण। कल हम लोग पढ़े थे आर्गन प्लेन और ध्रुवीय निरूपण से जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है वही देखे थे हम लोग, जो कि अभी जो नया वाला एनसीईआरटी बुक आया है उसमें इस पे बेस क्वेश्चन नहीं है, और जो पुराना एनसीईआरटी बुक है उसमें इस पर बेस क्वेश्चन है। तो हमने आप लोग को कल जो बताया था उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया था आप लोग को, तो आप लोग हो सकता है बनाए होंगे, और नहीं बना होगा तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि कैसे बनाना है। अगर बना लिए होंगे तो मिला लीजिएगा कि कैसे बनाया गया है, कैसे बनेगा, आंसर आया है नहीं आया है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन कल दिए थे वो क्वेश्चन बताएंगे और कुछ आगे कंसेप्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कल जो क्वेश्चन बताया गया था, छोड़ा गया था कल जो क्वेश्चन, वो था -1 और i 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। ये था -1 और -i एक 7 नंबर क्वेश्चन था, √3 और i 8 नंबर क्वेश्चन था, i 8 नंबर क्वेश्चन था। देखिए, कल ये जो क्वेश्चन छोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था होमवर्क के रूप में। आप लोग से बना है या नहीं बना है? अगर नहीं बना है तो देख लीजिए कैसे बनेगा। अगर बनाए हैं तो आप लोग मिला लीजिए कि क्या आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं तो सही बना है या फिर कहीं गलती है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसमें क्या करना है, तो इस जो क्वेश्चन है इसमें निकालना है सममित संख्या प्रत्येक का ध्रुवीय रूप से रूपांतरित करना है। इसको जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण करना है। क्या करना है? ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण का जो सामान्य रूप है वो आपका है cos थीटा i sin थीटा। ये ध्रुवीय निरूपण का सामान्य रूप है, पोलर रिप्रेजेंटेशन का ये सामान्य रूप है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, ये जो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है किस क्वाड्रेंट में आता है। ये वाला जो सम्मिश्र संख्या है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस सम्मिश्र संख्या को हम लोग देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले एक रफ डायग्राम करके चेक कर ले रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए, ये हम आप लोग को जैसे बताया गया था a+ में ib, तो a+ में ib में तो इस तरह से बताए थे हम आप लोग को कि ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगा उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -1 है और +i है। तो -1 इधर है, निगेटिव x एक्सिस इधर है और पॉजिटिव x एक्सिस इधर है, पॉजिटिव y एक्सिस इधर है और निगेटिव y एक्सिस इधर है। ये x और ये x डैश। देखिए जी, ये पॉइंट है हम लोग का, इधर कहीं पॉइंट होगा, x निगेटिव है तो इधर ही कहीं पॉइंट होगा, और y पॉजिटिव है तो इधर होगा। ऊपर में y पॉजिटिव रहेगा, नीचे में y निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग यहाँ से लंब डाल दिए और यहाँ पर हम लोग का थीटा बन रहा है। ठीक, थीटा बन रहा है। तो इसको हम लोग निरूपण करने के लिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले r का वैल्यू निकालेंगे। r जो है आप लोग को बताया गया, r क्या है? r जो है वो आपका मॉडुलस या मापांक है होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा हिंदी में मुझे दिक्कत होता है, इंग्लिश
से मैं ज़्यादा बेटर हूँ इंग्लिश में, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप लोग। हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है मेरे को। तो यहाँ पर क्या है कि आर जो है ये मापांक है, मॉडुलस या मापांक कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये a है और ये b है, a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे और इस तरह से हम लोग को 2 प्राप्त होता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों को जोड़ेंगे तो स्क्वायर रूट 2 मिलेगा हम लोग को, स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। अब देखिए ये जो है वो निकालिए, क्या नाम है, थीटा का वैल्यू निकालिए। थीटा का वैल्यू tan थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी बस इस पे फोकस कीजिए, ये मत देखिए कि हम आर्गुमेंट ऑफ z निकाल रहे हैं, बस हम यहाँ पर tan थीटा ध्यान दिया जा रहा है कि मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, और इसमें थीटा का वैल्यू निकाला जा रहा है, और जिसका ये पता है और ये दोनों पता है, तो tan थीटा हम लोग अप्लाई करेंगे और tan थीटा से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। tan इनवर्स ले लेंगे, tan इनवर्स b/a, b आपका कितना है, b है आपका 1 और ये 1, और इस तरह से हम लोग को tan इनवर्स 45 डिग्री प्राप्त होता है। tan इनवर्स 1 प्राप्त हो रहा है, तो tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ये डिग्री में इसको रेडियन में बदल दीजिए तो रेडियन में π/4 हो जाएगा। अभी जो हम लोग निकाले हैं वो एक नॉर्मल ट्रायंगल, मतलब सामान्य समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर सामान्य समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का हम लोग ये वाला एंगल निकाले हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम इसको इसमें आते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे। अब यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z या क्या बोलते हैं, गुणांक या आयाम बोलते हैं इसको, हाँ आयाम बोलते हैं, गुणांक के आयाम बोलते हैं, जिसको थीटा से भी सूचित किया जाता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा कितना, 2π, सॉरी ये टोटल कितना होता है पाई, एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, पाई रेडियन का कोण बनता है, और यहाँ पर पहले से थीटा का कुछ वैल्यू आया है π/4। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, पाई माइनस π/4 करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 3π/4, कितना हुआ 3π/4। तो जो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z या गुणांक या आयाम या थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3π/4 आ रहा है। तो 3π/4 आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे बस। ध्रुवीय निरूपण में r का वैल्यू कितना है, √2, यहाँ पर √2 लिख दीजिए, और cos थीटा के जगह पर कितना वैल्यू आया, 3π/4, i sin 3π/4। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है। देखिए ये जो बताया गया है, ये जैसे नॉर्मल हम लोग त्रिभुज, कोई सा भी समकोण त्रिभुज लेकर उसमें थीटा का वैल्यू निकालते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाला गया है। नॉर्मल त्रिभुज जैसे, अभी ये सब भूल जाइए, बस इसमें ये पता है हम लोग को कि इसका हाइट जो है 1 है और इसका बेस जो है 1 है, इससे हम लोग थीटा का वैल्यू निकालें। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिट किए इसको, मतलब समझाने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पर इसको फिट किए, तो यहाँ पर अब हम लोग ये जो है आर्गन प्लेन में आ गए। आर्गन प्लेन में आने के बाद हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेज़र करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेज़र करेंगे तो हम लोग को ये वाला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला लाइन है हम लोग का, ये वाला लाइन है, तो ये वाला लाइन है, तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेज़र करेंगे, और ये जो एंगल है ये वाला पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो हम लोग को ये वाला एंगल पता हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को गुणांक के आयाम या आर्गुमेंट ऑफ z हम लोग को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हुआ ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसका ध्रुवीय निरूपण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -1 और -i, ठीक है ना। -1 और -i दिया हुआ है। सबसे पहले आर्गन प्लेन इसीलिए बताया गया है ताकि आप लोग जो पॉइंट है इसको विजुलाइज कर लीजिए, मतलब आप लोग देख लीजिए कि वो जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। आर्गन प्लेन ड्रॉ कीजिए। x पॉजिटिव x एक्सिस, x डैश, y और y डैश। अब देखिए जो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देखे हैं समित संख्या, वो कैसा होता है, a + ib इस तरह से होता है। तो ये जो दिया हुआ है -1 -i, तो यहाँ पर -1 अब प्लस -1 i है, या फिर ऐसे कर दीजिए माइनस इस तरह से है, ठीक है। तो a बराबर कितना हुआ, -1 हुआ, और b बराबर हम लोग का कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है ना। a बराबर कितना हुआ, -1, b बराबर कितना हुआ, -1। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, मापांक बोलते हैं इसको, mod z या फिर r निकालेंगे। तो क्या होता है, √a² और b², यहाँ पर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर कीजिए, -1 का स्क्वायर कीजिए, -1 का स्क्वायर कीजिए, और -1 का स्क्वायर कीजिए, और होल स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को जो मिलेगा वो आपका √2 ही प्राप्त होगा, ठीक है ना, √2 ही प्राप्त होगा। तो हम लोग को r का वैल्यू तो पता चल गया, r का वैल्यू या फिर mod z, जिसको मॉडुलस या मापांक बोला जाता है। नेक्स्ट काम अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग आर्गन तल में दर्शाएंगे। तो देखिए ये x एक्सिस की तरफ जाएगा, जैसे बताया गया था आप लोग को, a + ib, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे जाएगा। तो जैसे जो वास्तविक भाग है समित संख्या का, वो उसको x एक्सिस पर दर्शाएंगे, और जो काल्पनिक भाग है समित संख्या का उसको हम लोग y एक्सिस पर दर्शाएंगे। तो y एक्सिस पर दर्शाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग x एक्सिस पर दर्शा दीजिए -1, इधर मान लीजिए कहीं हो गया -1, पॉइंट ले लीजिए, इसका हो गया -1 और इसका हो गया -1। तो ये जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट, मतलब तीसरा चतुर्थांश में लाई कर रहा है। तीसरे चतुर्थांश में ये जो बिंदु है दिख रहा है, तीसरे चतुर्थांश में ये बिंदु कहाँ है, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे कीजिए, देखिए इसको यहाँ से कुछ ना कुछ एंगल बनाया ही होगा। तो इसको सबसे पहले आप मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है। तो ये हम लोग थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा = हम लोग का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी tan थीटा का वैल्यू 1/1 = 1, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 1 करेंगे तो यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, जिसको रेडियन में लिखेंगे तो पाई/4 आ रहा है। ये एक नॉर्मल सामान्य समकोण त्रिभुज मानकर इसको हल किया गया है। यहाँ पर माइनस वगैरह कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, बस नॉर्मल की इसकी लंबाई 1 है, इसकी लंबाई 1 है, और इस तरह से हम लोग कोण का वैल्यू निकाले। अब हम लोग आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, आर्गुमेंट या आयाम या कोणांक। आर्गुमेंट z, जिसको आयाम या कोणांक कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स कैसे निकालते थे, tan इनवर्स इमेजनरी z बटा में रियल z, यही निकालते थे। तो हम लोग जो निकाले हैं पाई/4 आया है,
तो π/4 यहाँ से यहाँ तक आया है, लेकिन हम लोग को यहाँ से मेज़र करना है, तो पाई प्लस π/4 हो जाएगा। पाई प्लस में π/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5π/4 हो गया। क्या हुआ, 5π/4 आ गया। तो 5π/4 हम लोग का क्या निकला, आर्गुमेंट जेड, आयाम, पूर्णांक या थीटा जिसको बोलते हैं। तो हम लोग को ये जो निकला है, ये पता चल रहा है कि ये जो लाइन है, जो ओरिजिन और ये बिंदु के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया गया है, जैसे इसको हम लोग घुमाते घुमाते मान लीजिए यहाँ पर ला दिए, तो ये जो लाइन है यहाँ से कितना डिग्री का रोटेट करके, कितना घूर्णन करके यहाँ पर पहुँचा है, तो वो ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे ध्रुवीय निरूपण। तो ध्रुवीय निरूपण के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए बस फटाफट, कुछ करना नहीं। आर का वैल्यू आ ही गया यहाँ पर, √2 कॉस कितना आया है, कौन 5π/4 आई साइन 5π/4। तो आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हम बहुत ही इत्मीनान से बताए हैं, धीरे धीरे काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन 7 नंबर भी उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ √3 प्लस में आई, तो मतलब यहाँ पर a बराबर कितना दे दिया, √3 दे दिया, और b बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे इसको। a बराबर √3 दे दिया, b बराबर 1 दे दिया। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, ये मॉडुलस, जिसको क्या बोला जाता है, आयाम, पूर्णांक या आयाम, इसको बोलते हैं मापांक। ठीक है, इसको मापांक बोलते हैं, मापांक या मॉडुलस। मापांक या मॉडुलस इक्वल टू a² प्लस b² का स्क्वायर रूट ले लीजिए फटाफट, √3 का इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को 2 4 हुआ, तो हम लोग को क्या मिला, 2 मिला। जो मापांक है हम लोग को कितना मिला, 2 मिला। मोड z या फिर r इक्वल टू 2 मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्गन प्लेन में थोड़ा सा दर्शा देते हैं, आखिर ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा। देखिए a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव, मतलब इधर ही कहीं लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा। तो इधर लाई करेगा, तो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z निकाल देते हैं, या फिर पूर्णांक, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पूर्णांक या आयाम। tan इनवर्स इमेजनरी z अपॉन रियल z। ठीक है, तो इमेजनरी z यहाँ पर रख दीजिए। इमेजनरी z कितना है, 1 है, 1। रियल z कितना है, √3 है। तो ये जो है कितना डिग्री का वैल्यू इतना आता है, तो ये 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1/√3। 1/√3 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे π/6। जब हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो π/6 लिख देंगे। आप लोगों को पहले वाला जो लेक्चर है, जब आप लोग को हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, तो उस समय रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में किस तरह से बदलना है, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो वहाँ पर फर्स्ट जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें आप लोग देख सकते हैं, पहला जो लेक्चर है उसमें। तो यहाँ पर आर्गुमेंट z हमारा कितना है, π/6 आ रहा है। ठीक है, तो π/6 आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पोलर रिप्रेजेंटेशन में फटाफट डाल दे रहे हैं। यहाँ पर r के जगह पर कितना हो जाएगा, 2, और cos थीटा की जगह पर कितना है, π/6 sin π/6 i। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, किसका, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8
8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू क्या दिया है? आई। इसको तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि आई जो है इधर कहीं होगा 1, मान लीजिए 1 यूनिट, क्योंकि इसमें जैसे जो कम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी, और यहाँ पर a बराबर क्या हुआ? 0 दिया हुआ, b बराबर कितना दिया? 1 दिया हुआ। तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और y एक्सिस पर x नियामक का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। मतलब y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है और x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे 90 डिग्री दिख रहा है। ऐसे ही tan 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है? सबसे पहले आयाम निकाल लीजिए, मपांग निकालिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है z का, ये होता है cos थीटा i sin थीटा, और यहाँ पर r का जगह पर 1 लिख दिए, cos थीटा। अभी तो थीटा की वैल्यू नहीं निकाले हैं, थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। आर्गूमेंट ऑफ z थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी z अपॉन रियल z होता है, यही होता है, यही बताया गया आप लोग को। तो tan इनवर्स इमेजनरी z कितना है? 1 है। इमेजनरी z यहाँ पर 1 है, और रियल z जो है हम लोग का 0 है। 1/0 करेंगे तो ये कितना, किसका वैल्यू आता है? tan 90 डिग्री का वैल्यू आता है कितना? 1/0। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको 90 डिग्री प्राप्त हुआ, जब रेडियन में बदलेंगे तो π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग इसको cos π/2 i sin π/2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, गुना करेंगे वही बात हो जाएगा, हटा दीजिए। देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ पर i 1 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो हम लोग को यही वाला चीज़ प्राप्त हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको बनाना है। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक हम लोग को पढ़ना है, इसमें बताया जाएगा आप लोग को। तो इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन बनाना है। चलिए तो इसको क्लीन करते हैं हम। देखिए हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर का लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। सममित संख्या से रिलेटेड जितने टाइप का कंसेप्ट बताया गया उससे बेस्ड सारे हर तरह के क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। तो और एक और बात ये पूछना था कि जो विविध प्रश्नावली है, अगर आप लोग की मर्जी, मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बनाया जाए, सोल्व किया जाए, तो आप लोग बोलिएगा कि उसमें मतलब सोल्व करने के लिए, तो हम सोल्व कर देंगे। नहीं तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, या किसी तरह से उसमें डाउट होगा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई सा भी उसमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बनाया जाए विविध प्रश्नावली को, तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, कमेंट में कुछ बोलिएगा कि हाँ बनाना है या फिर नहीं बनाना है। आप लोग बनाइएगा खुद, तो आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिएगा। अगर आप लोग को बनाना होगा तो बना दिया जाएगा, नहीं बनाना होगा, आप लोग खुद ही बनाना चाह रहे हैं तो बना दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। द्विघात समीकरण तो आप लोग 9th 10th में तो पढ़े ही होंगे अच्छे से। तो द्विघात समीकरण में जो जनरल फॉर्म, मतलब सामान्य रूप जो होता है इसका,
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। वही होता है क्या, द्विघात समीकरण। इसमें जितना क्या बोलते हैं, इसमें जितना घात होता है, जितना पावर होता है, उतने इसके मूल होते हैं, रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 रूट्स होते हैं। एक ठो को अल्फा से सूचित किया जाता है और एक बीटा से सूचित किया जाता है। और द्विघात समीकरण में 2 मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस बी बाई ए होता है। और द्विघात समीकरण में जो 2 मूलों का गुणनफल जो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। ये आप लोग को पहले से 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे। तो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको आप लोग को अच्छे से जानकारी होगा। जो मेन मुद्दा है वो ये जानेंगे कि जो विविधकर होता था, विविधकर ऐसे लिखाता है, हाँ विविधकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जिसको डी से सूचित किया जाता है, ये होता था क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग को मेन चीज़ पढ़ना है यहाँ पर कि जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उस समय जब हम लोग पढ़ते थे कि d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता था तो उस केस में क्या होता था, वास्तविक हल होता था, वास्तविक हल। उस समय हम लोग क्या लिखते थे, वास्तविक हल होता था। और जब d बराबर 0 होता था तब भी हम लोग लिखते थे कि वास्तविक हल होता है और वास्तविक तथा समान हल होंगे। इसमें क्या होता था कि वास्तविक तथा असमान होता था। जब d बराबर 0 से बड़ा होता था तो उस समय क्या होता था, वास्तविक तथा असमान हल होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, वास्तविक तथा समान हल होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू समान होता था। और इसमें क्या होता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू असमान होता था, मतलब समान नहीं होता था। लेकिन तीसरा जब केस आता था, d का वैल्यू 0 से छोटा होता था, तो इसमें हम लोग हल नहीं करते थे, बोलते थे काल्पनिक हल होगा। इसको हल नहीं करते थे। 10th क्लास में आप लोग बस यहाँ तक पढ़े हैं, ये नीचे वाला नहीं पढ़े हैं। तो 11th क्लास में हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना है। तो जब हम लोग हल निकालते थे, x बराबर क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे 2a होता था। अब देखिए यही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी और नीचे 2a होता था। देखिए इसको सम्मिश्र संख्या में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर d का वैल्यू जब निगेटिव में आएगा तो उस केस में हम लोग ओटा लगाएंगे। मतलब जो इमेजनरी पार्ट होता है, इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट होता है i, वो ओटा जो इमेजनरी यूनिट है, मतलब तो यहाँ पर ओटा लगाकर हम लोग इसको बाहर करेंगे तो फिर से वो कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई सा भी वैल्यू आया, यहाँ पर मान लीजिए 2, रफ ले रहे हैं हम लोग, माइनस यहाँ पर -3 आ गया इस तरह से। तो ये कौन सा पार्ट में चला गया, ये हम लोग का इमेजनरी पार्ट में चला गया। कुछ भी ले लो, 1 ले लो, यहाँ पर ये एक इमेजनरी पार्ट में चला गया। तो यहाँ पर इमेजनरी ओटा लगाएंगे, लगाएंगे तो माइनस आई इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, -2 प्लस माइनस 3i स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसको हम लोग हल कर देंगे। 2 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर i लगा दीजिए और इस तरह से 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब हम लोग इसका हल कर लेंगे, तो इसीलिए इसको सम्मिश्र संख्या में पढ़ाया गया है। तो जब ये इससे बाहर आ गया तो इसके बाद जितने भी सम्मिश्र संख्या वाला जो नियम कानून है सब इस पर अप्लाई हो जाता है।
जितने भी जो कुछ भी है वो सारे इस पर नियम अप्लाई हो जा रहे हैं और हम लोग समित संख्या के थ्रू इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यही इसमें पढ़ना था, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी सब हो गया है। द्विघात समीकरण आप लोग को पहले से पता ही होगा क्या है, द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से जानकारी होगा। हम लोग को बस इतना ही पढ़ना था, जब d का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उस समय जो हल होगा वो आपका क्या आएगा, काल्पनिक हल होगा, ठीक है ना, वास्तविक हल नहीं होगा, काल्पनिक हल होगा। तो हम लोग को यहीं से पढ़ना था। बहरहाल इस चैप्टर को हम लोग दाइन कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। जो नई वाली NCERT बुक आई है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पुराना वाला में देखते हैं कोई है तो बता रहे हैं। देखिए 2 ठो क्वेश्चन लिया गया है, ये पर्सनली 5.3 जो पुराना NCERT का बुक है उसमें से लिया गया क्वेश्चन। तो 2 ठो क्वेश्चन हम लिए हैं, इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर a बराबर कितना दे दिया 2, b बराबर कितना दे दिया 1 और c बराबर कितना दे दिया 1। और यहाँ पर d का वैल्यू निकालिए, b² माइनस 4ac, b² जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने 2 गुने c = 1, यहाँ पर 1 माइनस 8 हो जाएगा और इस तरह से -7 हो गया। तो देखिए d का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, तो क्या होगा, काल्पनिक हल होगा। कौन सा हल होगा, काल्पनिक हल होगा। तो काल्पनिक हल होगा तो x यहाँ पर ले लीजिए, x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस d अपन 2a हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसको, b = कितना है -1, यहाँ पर हो गया, d = -7 और 2 एक जगह पर 2 है, इस तरह से -1 प्लस माइनस 7 है, इसमें -1 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, इस तरह से फिर आगे बढ़िए 1 हो गया प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप लोग को बताया गया था ओटा जो यूनिट है इमेजिनरी नंबर का, क्या बोलते हैं इसको, i² = -1 हो गया। तो यहाँ पर 7 गुने i² हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस i²√7/4। तो ये हल अब हो गया। x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, x का वैल्यू 2 ठो आएगा, एक आएगा आपका -1 प्लस √7/4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -1 माइनस √7i/4 हो जाएगा। तो 2 ठो इसका हल हो गया। तो इस तरह से ये काल्पनिक हल हो गया, क्योंकि इसमें i लग गया ना, इसीलिए इसमें काल्पनिक हल हो जाएगा ये। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से हल हुआ और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। देखिए a बराबर इसमें 1 दे दिया, b बराबर आपका 3 दे दिया और c बराबर कितना दे दिया 5। तो d = कितना हो जाएगा, b² - 4ac। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 4 × 1 × 5, तो 9 - 15 = कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो d = x क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो b = रख दीजिए यहाँ पर -3 प्लस माइनस -6 रख दीजिए, इसको नीचे हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा और -3 प्लस माइनस 6 गुने -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 6 i² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि -1 = i² होता है, जो कि पहले आप लोग को बताया जा चुका है। नीचे हो जाएगा 2 3 प्लस माइनस i√6 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो एक ठो प्लस लेंगे, एक ठो माइनस साइन लेंगे, -3 प्लस √6i
2 और दूसरा हो जाएगा -3 प्लस i, यहाँ पर माइनस ले लीजिए, √6/2। तो इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। आप लोग के पास अगर पुरानी बुक होगी NCERT की तो आप लोग बनाइएगा, उसमें कहीं क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। कहीं डाउट होगा आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय तो मैं बता दूंगा। पुरानी जो बुक है उसमें इससे रिलेटेड टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आप लोग उसमें हल कीजिएगा अगर पुरानी बुक होगी तो, नहीं तो नई बुक में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। और कम्प्लेक्स नंबर हम लोग लगभग सारे पढ़ा ही चुके हैं, उसमें कम्प्लेक्स नंबर में कोई कंसेप्ट अब बाकी नहीं रहा, हर तरह का क्वेश्चन उसमें करा दिया गया है। और विविध प्रश्नावली अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास में किया जाए तो आप लोग उसके बारे में कुछ बोलिएगा कि हाँ, और नहीं आप लोग खुद ही बनाना चाहते हैं कि बन जाएगा आपसे तो बनाइएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, आप लोग को बताया जाएगा। दूसरा नंबर कि अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाया जाएगा लीनियर इनइक्वलिटीज़, मतलब रैखिक असमीकाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक असमीका, रैखिक असमीका, ठीक है ना। रैखिक असमीकाएँ होता है, रैखिक असमीकाएँ होता है शायद, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग लीनियर इक्वलिटी के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्या करना है, क्या उसमें है, ताकि जब हम बताएंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगाकर।